Welcome to MediAI classes. This is third lecture of general principle and process of isolation, class 12th chemistry. Okay, now previous lecture में हमने कंप्लीट किया था दो स्टेज, यानी मेटलर्जी में 3 स्टेप्स टोटल इन्वॉल्व होते हैं. पहला होता है आपका कंसंट्रेशन, जिसमें डिफरेंट मेथड था. सेकेंड था दैट इज प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओर्स. एंड थर्ड स्टेप है जो हम मेटल्स ऑब्टेन करते हैं ओर्स से, वो 100% प्योर नहीं होता है, उसके साथ में इंप्योरिटीज होते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज होते हैं. इंप्योरिटीज भी अलग अलग टाइप के रह जाते हैं जब हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं और से फिर भी उसमें इंप्योरिटीज रह जाते हैं. तो इस इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमें रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं. अब ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है ये भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी किस टाइप के इंप्योरिटीज हैं, उस इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज रिफाइनिंग और यू कैन से प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस से. सो वी हैव रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन. ओके, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें हमने पिछले में डिफरेंट स्टेप्स भी पढ़े थे. देखिए, पहला हम करते हैं डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? उस टाइप के मेटल्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस of purification is used for the metals whose boiling point is very low. boiling point लो होता है जिसके कारण से हीट देने पे इजिली बॉयल हो जाता है. तो जो आपके इंप्योरिटीज होते हैं वो इजिली वेपराइज हो जाता है, और जो प्योर मेटल होते हैं उसको बाद में हम क्रिस्टलाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो ये रिमूवल है. सो इन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर the metals having this method is used for the metals having low boiling point, जैसे कि मर्क्यूरी है, जिंक है. ठीक है, having low boiling points, like you can say zinc, mercury. इसमें होता क्या है कि जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि इम्प्योरिटीज में हमेशा नॉन मेटल्स या रॉक सब्सटेंस ही होगा, वो तो हम कंसंट्रेशन में रिमूव कर देते हैं. यानी एक मेटल के साथ में हो सकता है कि दूसरे मेटल का भी अमाउंट बचा रह जाए. ठीक है, तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं? जैसे मान लीजिए जिंक के साथ में कॉपर एलिमेंट आ गया. ठीक है, और इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इजिली बॉयल हो जाएगा. तो इस कंडीशन में ऐसा मेटल्स, मतलब जो मेटल हमें नहीं चाहिए, वो इजिली क्या होता है? वेपराइज हो जाता है. सो इम्प्योर मेटल्स गेट वेपोरेटेड एंड इवेपोरेटेड, एंड जो आपको मेन मेटल्स चाहिए वो उसको ठंडा करके क्रिस्टलाइज कर लीजिए. ओके, so zinc and mercury हो गया. so impure metal get evaporated and pure metal get as distilled. so the impure metal get evaporated while pure मेटल जो होते हैं वो अपने को किसके फॉर्म मिलता है? एज अ डिस्टिलेट के फॉर्म में. प्योर मेटल गेट एज अ
डिस्टिलेट, जिसको फर्दर आप क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर लीजिए। तो ये एक स्टेप हुआ इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल से रिमूव करने का, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। सेकेंड वर्ड इज लिक्वेशन। लिक्वेशन उस मेटल्स के लिए यूज किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिक्वेशन। दिस method of purification, this method of purification is used for the metals having what, having low melting point। इसमें करते क्या है कि जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो हीट देंगे फर्नेस में, तो मेल्ट होकर के बाहर निकल जाता है, और जो इम्प्योरिटीज होता है वो एज इट इज रह जाता है। हम इसका डायग्राम के थ्रू भी हम इसको दिखा सकते हैं। सो इम्प्योर मेटल गेट मेल्टेड, ओके, द impure, sorry, the pure metals get melted on the slope of surface। इसमें एक आपके सरफेस होता है melted on the sloping surface in furnace। ठीक है, जो प्योर मेटल्स होते हैं वो फर्नेस पे आपका मेल्ट होकर के नीचे सेपरेट हो जाता है, और जो इम्प्योर फॉर्म है वो आपका एज इट इज रह जाता है, सेपरेटेड फ्रॉम हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज, while the impurities remains on surface। इसका डायग्राम देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये फर्नेस है, ओके, इसमें एक स्लोपिंग हर्थ बनाया जाता है, यहां से आप हीट सप्लाई कीजिए, इसमें एक स्लोप वाला सरफेस रखा जाता है, ओके, और इसमें रखा जाता है आपके जिसको प्यूरिफाई करना है उसको। तो जब हीट करते हैं तो हीट करने के कारण से होता क्या है कि जो मेटल्स होते हैं, जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स होते हैं, वो मेल्ट होकर के इसके थ्रू जो है यहाँ पे कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है, जबकि जो इम्प्योरिटीज होता है वो एज इट इज सरफेस पे रहता है। इसको रिमूव करके ये वाले सरफेसेस बाहर निकाल लीजिए, यू विल गेट द प्योर मेटल्स। यानी यहाँ पे अगर मैं कंटेनर लगा दूं तो जितने भी प्योर मेटल्स हैं वो क्या होंगे, कंटेनर में आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो स्लोपिंग हर्थ या स्लोपिंग सरफेस भी बोलते हैं इसको, एज इट इज वहां रह जाएगा। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो सिर्फ उसी मेटल को हम इस मेथड से प्यूरिफाई करते हैं, सो डैट कि वो इजीली मेल्ट होकर बाहर निकल जाए और इम्प्योरिटीज एज इट इज हर्थ पे या सरफेस पे मेंटेन है, ओके। तो अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस हम तभी यूज कर सकते हैं जब इम्प्योरिटीज और मेटल्स इन दोनों के बीच मेल्टिंग पॉइंट में अच्छे खासे डिफरेंस हो, नहीं तो क्या होगा, हीट देंगे, मेटल्स तो आपका मेल्ट हुआ ही, उसके साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी मेल्ट हो जाएगा, तो अपना जो पर्पस है वो कंप्लीट नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस लिक्वेशन मेथड इज ओनली यूज्ड for the metals in which the impurities, that is melting point of impurities and melting point of metals, have some consistent यानी some large difference, ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज मेटल के साथ में इम्प्योरिटीज भी क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द लिक्वेशन, लिक्विड मेथड से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी पास करके भी हम रिफाइन कर सकते हैं,
कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी देने से वो टूट जाते हैं, ठीक है, अपने प्योर फॉर्म में। जैसे कॉपर का रिफाइनिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ही है। तो ये दो प्रोसेस था। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो देखिए थर्ड स्टेज में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? तो यहां पे इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाता है और जो प्योर मेटल्स होते हैं उसको कैथोड बनाया जाता है। ओके, सो डायग्राम भी हम करेंगे कि एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मान लीजिए कि ये आपका इम्प्योर मेटल है, दैट इज मान लीजिए एम, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका सेम चीज का प्योर मेटल है, प्योर मेटल से, यानी जैसे कॉपर है तो ये भी रॉड कॉपर का, ये भी रॉड कॉपर का, बट डिफरेंस ये होगा कि वो इम्प्योर है, जिसको हमें अपने को प्यूरिफाई करना है, इम्प्योर है, और ये आपका प्योर है। अब जो इम्प्योर मेटल का रॉड होता है इसको बनाया जाता है आपको एनोड, एंड जो प्योर मेटल्स होते हैं उसको बनाया जाता है आपका कैथोड, और इसको क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपका एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा रहता है। सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो किसी और का नहीं, इसी मेटल का सॉल्ट होता है। जैसे मान लीजिए कॉपर लेते हैं तो कॉपर सल्फेट होगा। अगर मैं इसको कॉपर लूं, मेटल के बदले में कॉपर लूं, तो ये भी आपका क्या होगा, कॉपर, और ये हो जाएगा आपका ऐसे कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो एक इम्प्योर मेटल्स को बनाया जाता है एनोड, प्योर मेटल्स को बनाया जाता है कैथोड, उन दोनों को उसी के सॉल्ट में डिप किया हुआ रहता है। ओके, अब होता क्या है कि जो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ऑब्वियस बात है मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जो इम्प्योर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि कॉपर है, इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज किया, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका कॉपर 2+, और कॉपर 2+ जो होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में जो होता है वो एनोड के नीचे इकट्ठा, यानी करंट पास करेंगे तो ये कॉपर क्या होगा, धीरे 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 करके ये रॉड पतला होता जाता है, यानी कॉपर लूज करता है। तो ये Cu+2 जो है वो आपके एनोड के नीचे आपका इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि जो प्योर मेटल्स है वो आपके जो मेटल्स है इस पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो इम्प्योरिटीज था उसमें से इम्प्योर वाला जो इम्प्योर मेटल्स था उसके इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे बैठ जाता है, और जो प्योर मेटल्स है वो आप जाकर के कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये एनोड के नीचे मिलता है इम्प्योरिटीज, इसलिए इसको एनोड मड बोला जाता है, दैट इज नोन एज एनोड मड, यानी ये इम्प्योरिटी है, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। और अगर कॉपर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो एक जगह पे इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो क्या होगा, इस रॉड का जो विड्थ है वो आपका धीरे 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 करके बढ़ेगा, और इस रॉड का विड्थ जो है धीरे 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 करके आपका घटेगा। तो इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगे और प्योर मेटल्स जो है आपका अलग हो जाता है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, द स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर मेटल is made as anode. The strip of impure metals is act as
एनोड while a strip of same metal but in pure form, सेम मेटल का स्ट्रिप है लेकिन प्योर फॉर्म में, so same metal but in pure form, इसको बनाया जाता है आपका कैथोड, ठीक है। फॉर्म इज यूज्ड एज कैथोड, डायग्राम से वो क्लियर मेंशन है। नाउ इस दोनों इलेक्ट्रोड को सुटेबल सॉल्ट में डिप रहता है, सेम मेटल के सॉल्ट में। सो दिस टू electrodes are dipped partially in solution of salt of same metal, electrolytic by containing double soluble salt of same metal, ठीक है। dipped partially in electrolytic बाथ, जिसमें कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ सेम मेटल, सेम मेटल का सॉल्ट, कॉपर लिया तो कॉपर का सॉल्ट आपका इस बाथ में अवेलेबल रहता है, ओके। फिर अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा बेसिक मेटल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है, ठीक है। ये यानी जो प्योर वाले होते हैं वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है, और जो इम्प्योर वाले होते हैं वो आपके ये इसमें एनोड के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सो दी प्योर मेटल्स रिमेन्स इन solution while impure metal, जो आपका impure metal है वो कहाँ रहेगा, एनोड के नीचे, ठीक है। impure metal accumulated below the anode, that's why it is called below the anode, called anode mud, ठीक है। एनोड मड के फॉर्म में क्या होता है, ये उसके नीचे आपका इकट्ठा हो जाता है, यानी इम्प्योरिटीज। इसके रिएक्शंस, जनरल रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो देखिए एनोड पे क्या होता है, मेटल जो है वो आपके मेटल्स आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए इस पे N पॉजिटिव चार्ज आया तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, N, और कैथोड पे ये जो मेटल आयन है वो उसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। ये आपका है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपके कॉपर के लिए। दिस मेथड इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। मेथड सारे के सारे सेम है, बस मेटल के बदले में कॉपर प्लेस कर दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो रिफाइनिंग ऑफ व्हाट, कॉपर इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस। हम बोल सकते हैं कि रिफाइनिंग जो है वो इसी के साथ हो जाएगा, ओके। सो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर is done with electrolytic refining.
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम किसको, कॉपर को प्यूरिफाई करते हैं। बस करना क्या है इसमें, देखिए ये डायग्राम तो क्लियर है। कॉपर में मैं ऑलरेडी डायग्राम बना दिया था कॉपर का। कॉपर में होगा क्या कि एनोड पे आपका रिएक्शन लिखना है, कॉपर से कॉपर +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ये Cu +2 + 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द प्योर कॉपर, दिस इज द कैथोड। ये जो इम्प्योरिटीज होते हैं ये एनोड के नीचे आपका इकट्ठा हो जाता है, दैट इज नोन एज एनोड मड। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज वेपर फेज रिफाइनिंग। तो देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ इज वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। ये देखिए किसके लिए हम यूज करते हैं। फोर्थ वन इज वेपर फेज रिफाइनिंग। फिर उसके अलावा जोन रिफाइनिंग है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड भी बोलते हैं। So fourth one is what? Vapor phase refining। ये किस टाइप के मेटल के लिए यूज किया जाता है? ये उस टाइप के मेटल्स के लिए यूज किया जाता है जो जनरली नॉन वोलाटाइल है। बिकॉज नॉन वोलाटाइल होगा तो उसको हम हीट दे करके वेपराइज नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले जो मेटल्स होते हैं जिसको प्यूरिफाई करना है उसको कुछ सुटेबल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। तो वो क्या होता है, पहले जो मेटल्स होते हैं वो उस कंपाउंड के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। पहले मेटल नॉन वोलाटाइल था, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, वोलाटाइल में। और वोलाटाइल में कन्वर्ट होने के बाद फिर से उस कंपाउंड को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, वोलाटाइल हो गया, जब डिकम्पोज करेंगे तो वोलाटाइल वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। तो इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट, मेटल्स गेट कन्वर्टेड इनटू volatile compound, and then after the volatile compounds are decomposed to get pure metals। ये दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। So vapor phase refining, metals is converted into volatile compound। ठीक है, in this method first the metals are converted into volatile compound and then first converted into volatile compound and then this volatile कंपाउंड्स, तो क्या करते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर देते हैं। वोलेटाइल कंपाउंड्स डिकम्पोज टू गेट प्योर मेटल्स। ठीक है, तो ऐसा मेटल्स जो पहले से नॉन वोलेटाइल है उसको पहले वोलेटाइल में कन्वर्ट करते हैं फिर डिकम्पोज करते हैं। तो इसके लिए दो चीज का रिक्वायरमेंट होता है, एक तो मेटल इजीली वोलेटाइल में कन्वर्ट होना चाहिए, दूसरा कन्वर्ट हो गया तो वो टूटना भी इजीली चाहिए। अगर कन्वर्ट हो गया और आपने हीट दे दे उसको तोड़ ही नहीं पा रहे तो फिर हमें फायदा नहीं है। इसीलिए इस प्रोसेस को यानी वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए दो कंडीशंस रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू यूज वेपर फेज refining methods, two requirements। दो रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सा है, पहला कि मेटल्स इजिली कन्वर्ट हो जाना चाहिए वोलाटाइल मेटल में। मेटल शुड फॉर्म वोलाटाइल कंपाउंड
metal should convert into volatile compounds with available reagent, यानी जो हम reagent ऐड कर रहे हैं उसके साथ में वो इजिली वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और कन्वर्ट होने के बाद में ये इजिली क्या होना चाहिए, डिकम्पोज होना। द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजिली डिकम्पोजेबल, द volatile compound should easily be decomposable। ठीक है, तो पहले वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ और फिर उसको डिकम्पोज किया। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है, जैसे निकेल का प्यूरिफिकेशन इसी मेथड पे, इसी पे बेस्ड होता है, जिसको मॉन्स प्रोसेस बोलते हैं। तो देखते हैं इसके बेसिस पे एक दो मेथड्स हैं, मतलब प्रोसेसेस हैं जो इसी पे वेपर फेज पे बेस्ड है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। पहला मॉन्स प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकेल, मॉन्स process for Mons process for refining of निकेल। निकेल का रिफाइनिंग मॉन्स प्रोसेस में कैसे होता है? तो सबसे पहले मॉन्स प्रोसेस में निकेल को हीट किया जाता है, किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। ठीक है, सो in this process nickel is heated in the stream of carbon dioxide, in the stream of कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या ये समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हम निकेल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ओके, फिर stream of carbon dioxide and then उसको डिकम्पोज करते हैं। तो पहले क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो वोलेटाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, stream of carbon dioxide, then it form volatile compound जिसका नाम है निकेल टेट्रा कार्बोनिल। निकेल टेट्रा कार्बोनिल का फॉर्मेशन होता है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल। देखिए कैसे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। वेपर फेज रिफाइनिंग तो इजी है, दो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो पहला रिएक्शन देखते हैं। पहला स्टेप हमने क्या किया, इसमें ये जो था निकेल दैट इज फर्स्ट हीटेड विद CO2। तो इससे निकेल, इसमें टेम्परेचर भी रखना पड़ता है 330 केल्विन टू 350 केल्विन के बीच में इसको हीट करना पड़ेगा। हीटिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके कारण से ये फॉर्मेशन होता है निकेल टेट्रा कार्बोनिल। फिर निकेल टेट्रा कार्बोनिल को डिकम्पोज किया जाता है, यानी और हीट दीजिएगा तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल जो है वो आपका डिकम्पोज होता है। ओके, सो देन NiCO4 decomposes into what? Nickel and CO by heating
एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे ये टूट जाता है अपने आयंस में। कैसे? ये रहा आपका निकेल टेट्रा कार्बोनेट, इसको एक्सट्रीमली हीट कीजिए। सो 450 टू 470 केल्विन पे इसको हम हीट करते हैं, ड्यू टू विच इट कन्वर्टेड इनटू निकेल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, a stream of carbon monoxide, not carbon dioxide, in the presence of carbon monoxide। ठीक है, तो इसमें ये चार का रिक्वायरमेंट नहीं होना, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं, फिर ये अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न बैक आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो निकेल मिलता है वो आपका प्योर फॉर्म में था, जो पहले निकेल था वो इम्प्योर फॉर्म में था, कार्बन डाइऑक्साइड का करके वोलेटाइल कंपाउंड बनाया, तब जो आपने हीट किया तो निकेल सेपरेट हो गया, बाकी जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो आपका बाहर निकल जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड्स प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम वेन आर्कल मेथड। वेन आर्कल मेथड का यूज किया जाता है जर्कोनियम और टाइटेनियम के प्यूरिफिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड वेन आर्कल मेथड। सो दूसरा एग्जांपल वेपर फेस रिफाइनिंग का ही दूसरा एग्जांपल वेन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जर्कोनियम और टाइटेनियम को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, यहां पे क्या करते हैं, चाहे जर्कोनियम और टाइटेनियम को हीट किया जाता है, ठीक है, किसके साथ में, आयोडीन के साथ में, ठीक है, तो उससे आपका वोलेटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। सो हियर metals is heated with iodine in evacuated chamber, यानी ऐसा चैम्बर जहां पे एयर ना हो, नहीं तो जल जाएगा, ठीक है। एयर मेटल्स आर हीटेड विद आयोडीन इन इवैक्यूएटेड चैम्बर, जिससे एंड form volatile metal आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है, यानी मेटल का आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, वोलेटाइल आयोडाइड। कैसे? जैसे जर्कोनियम है, प्लस हमने आयोडीन के साथ इसको गर्म किया तो ये फॉर्म किया जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड का, बैलेंस कर देते हैं। ओके, उसके बाद जर्कोनियम टेट्रा ये जो है ये आपका वोलेटाइल है, दिस इज दी वोलेटाइल। अब इसको डिकम्पोज करना है हीट दे करके, इलेक्ट्रिकली इसको डिकम्पोज किया जाता है। So metal iodide is decomposed electrically. So the metal iodide is decomposed electrically by using टंगस्टन फिलामेंट का यूज किया करें। ओके, टंगस्टन फिलामेंट का यूज करके उसको गर्म किए, ओके, इलेक्ट्रिकली। तो अगर क्या हीट हुआ तो आपको टेम्परेचर 1800 केल्विन से ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, एवं 1800
Kelvin. Zirconium iodide converted into प्योर मेटल, ये प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन देखिए, जर्कोनियम आयोडाइड when heated at temperature almost 18 Kelvin, it is converted into zirconium plus iodine। तो ये जो जर्कोनियम मिला ये आपका प्योर फॉर्म में होता है। दैट इज कॉल्ड वैन आर्कल मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ जिंक एंड टाइटेनियम, जो कि वेफर फेज रिफाइनिंग का ही एग्जांपल है। तो ये जो हमने दो प्रोसेस पढ़ा, निकेल का प्यूरिफिकेशन दैट इज कॉल्ड व्हाट, Mond's process, and another one is called Van Arkel method. This is the part of vapor phase refining method. Okay, ये आ गया। फिर chromatic methods होते हैं। What is chromatic methods of preparation? तो देखिए नेक्स्ट है आपका chromatic। chromatic में preferential adsorption होता है। preferential adsorption होता है, इसका मतलब क्या है कि जिसको प्यूरिफाई करना होता है उसके सोल्यूशन को अलग अलग एड्सॉर्बेंट से पास किया जाता है। सो विल सी द क्रोमैटोग्राफिक मेथड। क्रोमैटोग्राफिक मेथड ये किसके लिए यूज किया जाता है और किस प्रिंसिपल बेस्ड होता है? सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ a mixture, different components of mixture are differently adsorbed on adsorbent। मतलब हुआ कि अगर किसी मिक्सर में 5 कंपोनेंट है, ठीक है, और एक कॉलम में क्या करते हैं हम, देखिए इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एड्सॉर्बेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक ट्यूब है जिसमें अलग अलग एड्सॉर्बेंट है। जब मिक्सचर को, पहले जो मेटल्स हैं उनको मिक्सर बनाते हैं, जब उस मिक्सचर को हम इस क्रोमैटिक ट्यूब के साथ में पास करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए बी सी एंड डी कंपोनेंट था, तो हो सकता है कि ए कंपोनेंट यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाए, बी कंपोनेंट यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाए, सी कंपोनेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए और डी कंपोनेंट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाए। अब आपको चाहिए क्या, ए कंपोनेंट चाहिए, तो इस वाले पोर्शन को बाहर निकाल लीजिए और फिर सॉल्यूशन से पास कीजिए, इसको इलिवेंट बोलते हैं, तो आपको ए वाला मिल जाएगा। बी चाहिए तो इस वाले पोर्शन से निकाल लीजिए। तो क्रोमैटिक में क्या होता है कि अलग अलग एब्जॉर्बेंट का यूज किया जाता है और इससे होकर के आपको मिक्सर को पास करवाया जाता है। ये मिक्सर अलग अलग एब्जॉर्बेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर आपको जो पार्ट चाहिए उसको बाहर निकाल के सॉल्यूशन पास कर दीजिए, सुटेबल सॉल्यूशन, तो आपको अपना प्योर मेटल मिल जाएगा। ओके, सो डिफरेंट एब्जॉर्बेंट पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो करते क्या है, मिक्सर को लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, किसके पास क्या आता है, एब्जॉर्बेंट कॉलम से। सो हियर the mixture of metals are passed
थ्रू, और याद रखिएगा ये मिक्सचर गैसियस भी हो सकता है और लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है. सो द मिक्सचर ऑफ मेटल आर पास थ्रू, इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट कॉलम, जिसमें बहुत सारा एब्जॉर्बेंट फिलअप होता है. ओके, डिफरेंट, तो क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होंगे वो अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो डिफरेंट कंपोनेंट आर एब्जॉर्ब एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट component, different components are adsorbed at different level. अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग एब्जॉर्बेंट से एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर दे आर रिमूव्ड बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट. अलग डिफरेंट लेवल इन एब्जॉर्बेंट कॉलम. अब यहाँ पे एक अलग अलग हो गया. अब जिसको चाहिए उसमें सुटेबल, जैसे इस वाले पार्ट को चाहिए तो बाहर निकाल करके और सुटेबल पार्ट से सॉल्यूशन डाल दीजिए, निकल जाएगा. नाउ द कंपोनेंट्स आर, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, देन दे आर रिमूव्ड बाय, पास करना पड़ेगा किसको, आपको अलग सॉल्वेंट को, यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट. और जिस सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके एब्जॉर्ब मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, दैट इज नॉन एज इल्यूएंट. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज के साथ मिक्सचर होता है, उसके सॉल्यूशन को अदर गैसियस और लिक्विड स्टेट में जो है इसमें पास किया जाता है. अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता है. और एब्जॉर्प्शन आपको जो, जैसे मान लीजिए बी कंपोनेंट चाहिए तो आप सिर्फ ऐसा सॉल्वेंट यूज करो जो बी को ही डिसॉल्व कर पाए, क्योंकि अपने ये तो पता होगा ना कि इम्प्योरिटीज कौन सा है. बी को डिसॉल्व करेगा तो बी वाला पोर्शन क्या होगा, नीचे आ जाएगा, बाकी पोर्शन एज इट इज रहेगा. This is known as chromatographic method. ठीक है, now we will come to कि what is zone refining और fractional crystallization. ठीक है, देखिए next process है that is known as fractional crystallization और zone refining. वैसे ही बहुत सारे हैं, कपलिंग है, पॉलिंग है, there are several methods of refining. कपलिंग, क्यूपुलेशन भी यूज किया जाता है, पॉलिंग यूज किया जाता है. ठीक है, ये सब छोटे छोटे प्रोसेस है. जो मेन है उसमें हम लिखते हैं दैट इज जोन रिफाइनिंग और इसे ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. That is known as fractional crystallization. इसमें करते क्या है, इसमें हीटर का यूज करते हैं. सर्कुलर हीटर होता है, ये दोनों हीटर का पार्ट होता है. ओके, दिस इज हीटर. अब जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं उसको यहां पे रख दिया जाता है, इम्प्योर मेटल्स को यहां रख दिया. जब हीटर ऑन करेंगे तो क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल्स है वो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, और मतलब जो मेटल्स है वो मेल्ट हो जाएगा, और जो मेटल्स नहीं है वो या तो एज इट इज रहेगा या फिर दूसरे बाद में लिक्विफाई हो जाएगा. तो जब हीट करते हैं तो मेटल्स जो होते हैं वो आपका लिक्विफाई हो जाता है. ठीक है, और लिक्विफाई होने के बाद में वो एक साइड शिफ्ट हो जाता है, और जो नॉन इम्प्योरिटीज होते हैं वो आपका, इसको बोलते हैं जोन, रिफाइनिंग जोन, उसमें आपका शिफ्ट हो जाता है. मेटल रिफाइनिंग जोन में ये शिफ्ट हो जाता है. ओके, तो ये हो जाता है आपका
क्रिस्टलाइज मेटल, और ये आपका मेटल रॉड, यानी इसके बीच में आपने क्या किया, मेटल रॉड डाल दिया। तो जो मेटल्स होंगे वो गर्म हो के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज है वो मेल्ट नहीं होगा, तो वो एज इट इज रहेगा। फिर जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको थोड़ा इधर शिफ्ट करके क्रिस्टलाइज कर लीजिए तो मेटल बन जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज रहेंगे वो एज इट इज यहाँ पे मेंटेन रहेगा। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, यानी सिर्फ मेटल को क्रिस्टलाइज करना है। तो करना क्या है, इम्प्योर मेटल रॉड इज हीटेड, इम्प्योर metal rod is heated in किसमें, heater, with the help of circular heater is heated with the help of circular heater। सर्कुलर हीटर के हेल्प से पहले मेटल को गर्म करते हैं एट वन एंड। ये मेटल रॉड डाला तो धीरे धीरे क्या करेंगे, इसमें डालते जाएंगे तो पोर्शन क्या होगा, मेल्ट होता जाएगा। ओके, और जो यानी मतलब क्या हुआ कि आपने मेटल को प्लेस किया तो जो मेटल्स होंगे वो मेल्ट हो के नीचे आ जाएगा, और जो नॉन मेटल्स होंगे, जो इम्प्योरिटीज होंगे वो मेल्ट नहीं होंगे। सो एट वन एंड, उसके बाद में मेटल मेल्ट्स ऑन, ठीक है, तो मेटल मेल्ट्स, जो मेटल सॉरी मेल्ट्स एंड उसके बाद में कूलिंग कर दीजिए। मेटल मेल्ट्स ऑन कूलिंग, जो मेटल्स मेल्ट हो चुका है वो कूलिंग प्रोसेस से, ऑन कूलिंग दी प्योर मेटल गेट क्रिस्टलाइज, जो प्योर मेटल है वो आपका क्रिस्टल के फॉर्म में या सॉलिडिफाइड, ठीक है, क्रिस्टलाइज और सॉलिडिफाइड। जबकि जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं, ठीक है, व्हाइल इम्प्योरिटीज पास इनटू द मोल्टेन जोन, ये होता है आपका मोल्टेन जोन, दिस इज कॉल्ड मोल्टेन जोन। सो द प्योर मेटल गेट क्रिस्टलाइज और सॉलिडिफाइड व्हाइल इम्प्योरिटीज को हम कहां सेंड करते हैं, मोल्टेन जोन में, पास इनटू द मोल्टेन जोन। और ये प्रोसेस सिंगल टाइम नहीं होता है, फिर जो मोल्टेन जोन में उसको फिर से पास करते, क्रिस्टलाइज कर, 2-3 बार ये प्रोसेस जो है इन्वॉल्व करना पड़ता है। द प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस। This method is repeated twice or thrice to get pure metals। यानी ये हीटर है, हीटर में क्या करता है, मेटल का रॉड डालते हैं, तो मेटल का रॉड डालेंगे तो क्या होगा, जो मेटल्स होंगे वो मेल्ट होता जाएगा, फिर उसको क्या किया, बाहर निकाल के ठंडा कर लीजिए, और जो इम्प्योरिटीज होंगे वो नहीं मेल्ट होगा तो उसको फिर से मोल्टेन जोन में ही रख देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाली करेंगे तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ मेटल था वही मेल्ट हो जाएगा। तो 2-3 वाली जब हम इसको रॉड को इसके हीटर से पास करते हैं तो ये मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स, वो मेल्ट हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज होता है वो आपका मोल्टेन जोन में ही रह जाता है। ओके, फिर उसके बाद में जो मेटल्स है उसको ठंडा कर लीजिए तो वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, वो आपका प्योर मेटल्स है। तो अभी इस मेटल रॉड में ये था, दैट इज द मेटल रॉड, इसमें इम्प्योरिटीज और मेटल दोनों था, लेकिन जब इससे होके पास करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें इम्प्योरिटीज और मेटल दोनों है, मैं इसमें पास करूंगा हीटर से होकर के, तो क्या होगा, मेटल्स जो है वो मेल्ट होता जाएगा, ठीक है।
फिर जो मेटल मेल्ट हुआ उसको निकाल के सॉलिडिफाई कर लीजिए, फिर से इसको पास करेंगे इधर से होकर के, तो ये फिर से जो बचा कुचा रहेगा मेटल्स वो भी क्या होगा आपका मेल्ट सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या करेंगे हम क्रिस्टलाइज कर लेंगे। तो ये आपका प्रोसेस है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस है, पॉलिंग है, क्यूपुलेशन है, लेकिन ये जो है दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ व्हाट रिफाइनिंग। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे बहुत सारे प्रोसेसेस है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा यानी जो रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग हो गया। अब हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे कि आयरन को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी जितना प्रोसेस यूज किए उसमें से कोई ना कोई प्रोसेस यूज करके आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, एल्यूमिनियम के अलग अलग मेटल्स को अपने को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम कुछ प्रोसेसेस जो रिफाइनिंग के हैं उसको, और बाकी हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।